वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले क्लास 11 की मैं आपको बता दूं, हम साथ साथ में किस किस की तैयारी करेंगे। आज हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे। जो क्लास 11 की फ़िज़िक्स तो होगी ही होगी, डेट मीन हम फोकस करेंगे किसे, एनसीईआरटी को और आपके स्टेट बोर्ड को, लाइक सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, लाइक यूपी बोर्ड, सभी को। इनके साथ साथ हम नीट, आईआईटी, जेईई मेन एंड एडवांस मेडिकल एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम, इन पर भी फोकस करेंगे। यहाँ आपको राहुल स्कॉलर एकेडमी में टू इन वन मिलेगा। 11 क्लास को तो फोकस कर ही रहे हम और साथ में ये जो आपके मेन एग्ज़ाम है इस पर भी हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, बहुत टाइप की डेफिनेशन है फिज़िक्स की। हम देख लेते हैं एक। Physics is the branch of science that deal with matter and energy with their इंटरेक्शन। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही इनके बीच की क्रियाओं को। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है फिजिक्स की, आगे स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स आपकी बहुत छोटे लेवल स्केल से बहुत बड़े स्केल तक की
जो मैटर होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी स्टडी भी कराती है। जनरली हम फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे फिजिक्स आपका जाता है ये, एक तो जाता है मैक्रो स्कोपिक इफेक्ट फील्ड, एक जाता है आपका मैक्रो स्कोपिक इफेक्ट फील्ड, और एक जाता है आपका माइक्रो स्कोपिक इफेक्ट फील्ड। इसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक में हम बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की, हिंदी में लिखते हैं प्रकाशिकी। बात करते हैं हम मैकेनिक्स की, यांत्रिकी। बात करते हैं हम ऑसिलेशन एंड वेव, और भी इस तरीके से बहुत सारी हैं। थर्मोडायनामिक्स, और इसमें जो बहुत छोटी छोटी होती हैं लाइक एटॉमिक स्टडी, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो बहुत स्मॉल लेवल पे बात करती है, बहुत छोटे छोटे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ये सब कहती है माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट फील्ड। और जो मैक्रोस्कोपिक का मतलब है क्लासिकल बॉडी, जो बहुत साइज़ में बहुत बड़ी होती है, साइज़ में बहुत बड़ी होती है, वो जाती है सब इसके अंदर। और जो साइज़ में बहुत छोटी होती है, उनके बारे में स्टडी करना वो जाता है आपका माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब वेरी लार्ज। अब बात करते हैं हम कुछ फोर्स की। फोर्स की बात करते हैं, फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे सीधे। फंडामेंटल फोर्स हिंदी में बोलने से तो कहते हैं मूल बल, हिंदी में कहते हैं ना मूल बल। मूल बल हमारे पास, फंडामेंटल फोर्स हमारे पास 4 टाइप के हैं। फंडामेंटल फोर्स आर 4 टाइप। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में से कहते हैं गुरुत्व आकर्षण बल। इसके बारे में आप पहले भी स्टडी कर चुके हैं। गुरुत्व आकर्षण बल जो होता है, ये किसी 2 बॉडी के बीच लगता है ड्यू टू देयर मास। उनके द्रव्यमान, उनके मास की वजह से जो लगने वाला फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में हम आगे फुल्ली डिस्कस करेंगे, फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। अभी छोटी सी फॉर्म में देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी 2 बॉडी हैं विद देयर मास, इनके मास सपोज m1 है, इसका मास m2 है, दोनों के मास लार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस सपोज r ले लेंगे, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, और फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षित बल होता है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे इनमें जो डिपेंड करता है ये फोर्स, इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
और इनके बीच की डिस्टेंस के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कैसा होता है? दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसा होता है? यह बल आकर्षित बल होता है। इन्हें बाद में ज्वाइन कर देंगे, अभी कैसे करेंगे वो बाद में देख लेंगे। दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? जो सिर्फ एक ही लाइन में फोर्स लगते हैं। लाइन ज्वाइनिंग फोर्स को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल फोर्स। एक ही लाइन में लगते हैं ये। जो मेन चीजें हैं, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। यह बल एक संरक्षी बल होता। कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, उसी बल को कहते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। और सबसे मेन बात, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। हम फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे। फोर फोर्स हैं, 1 2 3 4, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये सबसे वीक फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा दुर्बल बल, कमज़ोर बल। आगे बात करते हैं। ये हुआ फर्स्ट। बात करते हैं हम सेकंड फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। ये फोर्स दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। आपको पता है हमारे पास 2 टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। लाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस फोर्स यहां लिख रहा हूं मैं, पॉइंट 1, दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये बल आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित बल भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, दिस फोर्स सेंट्रल फोर्स, हाँ ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और दिस इज नॉट वीकेस्ट फोर्स, ये भी वीकेस्ट है लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ये था आपका सेकंड। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ये चार्ज पर डिपेंड भी करता। इट इज इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पर डिपेंड करेगा ये। नेक्स्ट, और ये जो दोनों फोर्स थे अभी जो हमने पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस से लेके बहुत लार्ज डिस्टेंस तक अप्लाई होते हैं, बहुत लंबी दूरी तक। थर्ड फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी बात करें, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता। और ये कहाँ वर्क करता? ये करता है
एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये वर्क करता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में ये वर्क करता है, न्यूक्लियस के अंदर। डेट मीन इट वर्क विद रेंज 10⁻⁻15 मीटर, इतनी डिस्टेंस तक ये वर्क करता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है हमें न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज द एटम, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ ये वर्क करता है। नंबर लास्ट, फोर्थ, ये है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। यहाँ लिख देते हैं इट इज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। ये कब निकलते हैं? जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, किरणें निकलती हैं, तब ये फोर्स वर्क करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस वैसे तो वीक है ये, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब क्वेश्चन आ जाए, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स? कौन सा होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? बात करी थी हमने किसकी? थर्ड नंबर पर आंसर लिख दोगे आप, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण बल। अब बात करते हैं हम, कुछ लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ। कंजर्व मतलब किसी चीज़ का कंजर्व होना। ना तो उस चीज़ को आप जनरेट कर सकते हैं, ना ही उस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम कंजर्व। जो टाइम के साथ ना बदले, टाइम के साथ वेरी ना करे, उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं उसे हम? कंजर्वेटिव। तो देखते हैं कंजर्वेशन क्या होता। कंजर्वेशन जिस चीज़ को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकें और ना ही जनरेट कर सकते हो, उसमें कंजर्वेटिव। कंजर्वेशन या कंजर्वेटिव क्वांटिटीज, कंजर्वेटिव क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जो टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम के साथ ना बदले। विच नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव क्वांटिटीज। अब बात करते हैं कंजर्वेशन लॉ की। नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम ना तो चार्ज को जनरेट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सपोज NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ये ब्रेक हुआ Na+ एंड प्लस Cl-। यहाँ नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज है आपका यहाँ 0, और यहाँ कितना है? 1 प्लस है और 1 ही माइनस है, दोनों को ऐड करोगे ये भी 0, तो यहाँ नेट चार्ज क्या हुआ? 0 हुआ। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। या आप और समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी बॉडी ले ले, वो आपको बताना है उस बॉडी में चार्ज है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको तो ये कहना है कि हाँ उस बॉडी में चार्ज है। क्या इसमें चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है
यस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर चार्ज है, बट इसका जो नेट चार्ज है, टोटल चार्ज नेट चार्ज है वो कितना है, वो आपका है 0। नेट चार्ज 0 है, इसका इस टाइम नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। सपोज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, तो पहले तो ये था, इन पे कोई चार्ज नहीं, इनका नेट चार्ज कितना दोनों का 0। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएंगे तो इस पर तो आ जाएगा पॉजिटिव 2 टाइम और इस पर आ जाएगा नेगेटिव। अब इसका नेट चार्ज कितना, जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, अब भी इसका नेट चार्ज 0। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है ना तो आप चार्ज को जनरेट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नंबर ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर पहले जितने होते हैं बाद में भी नंबर ऑफ चार्ज दूसरी वाली बॉडी पर भी या उस बॉडी पर बाद में भी उतने ही चार्ज होते हैं। कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कराओगे वहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा, जितने पहले चार्ज थे उतने ही बाद में, जितने नेट चार्ज पहले 0 बाद में भी नेट चार्ज 0 ही रहना है। इसे क्लास 12 में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम, ये वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसे, क्लास 12 की आप वीडियो देख सकते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का भी यही है, ना तो आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय, आप उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सेकंड है इसका थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। फोर्थ है इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्थ है इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सब का कंजर्वेशन होगा, सब जितना पहले रहता है बाद में भी उतना ही रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, जितनी एनर्जी उतना ही मास, जितनी एनर्जी चेंज होगी उतना ही मास चेंज हो जाएगा, जो पहले था बाद में वही रहना है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यही रोल है, आप एनर्जी को ना तो जनरेट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दोगे, एनर्जी को आप वर्क डन कर दोगे तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा है, क्योंकि हम इसे एक एक करके इसे एक्सप्लेन करेंगे आपके 11th क्लास में ही। क्लास 11th में एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे आप, क्योंकि आगे वाले लेसन में इनके बारे में बहुत सारा है, तो धीरे धीरे इन्हें डिस्कस करेंगे। जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मिलने वाले हमारे लेक्चर आपके पास सीधे पहुंच सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।